एनसीईआरटी बैठक में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रिया और मेरे साथ हैं समीर। और समीर, आज का टॉपिक तो बड़ा ही दिलचस्प है ना? बिल्कुल। आज हम ये जानने वाले हैं कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, मतलब उसके जो अलग-अलग रूप हैं, जिन्हें हम लैंडफ़ॉर्म्स कहते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को कैसे बनाते हैं और कैसे बदलते भी हैं? तो समीर, एक सवाल है मेरे मन में और शायद हमारे लिसनर्स के मन में भी होगा। कभी सोचा है कि दुनिया की ज्यादातर आबादी, मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो पहाड़ों या पठारों पर क्यों नहीं रहती? सब मैदानों में ही क्यों बसना चाहते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। तो चलिए आज इसी सवाल से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मैदान यानी प्लेन्स होते क्या हैं। तो देखो, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो मैदान एक बहुत बड़ा, सपाट या फिर कह लो हल्की ढलान वाला इलाका होता है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से यानी सी लेवल से आमतौर पर 300 मीटर से ज्यादा नहीं होती। यहाँ ना तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, ना ही गहरी घाटियां। एक मिनट रिया, ये तो थोड़ी किताबी बात हो गई। अगर एकदम आसान भाषा में समझना हो तो हाँ बिल्कुल, आसान भाषा में समझो तो मैदान मतलब एक फैली हुई फ्लैट जमीन, बस, जहां दूर दूर तक कोई बड़ा उतार चढ़ाव ना दिखे। अच्छा, तो ये मैदान बनते कैसे हैं? मतलब इतनी बड़ी बड़ी फ्लैट जमीन आती कहाँ से? इसका प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है समीर। देखो, होता क्या है कि नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, राइट? तो जब वो बहती हैं तो अपने साथ रेत, मिट्टी, गाद ये सब बहा कर ले आती हैं। और फिर जब वो समतल जमीन पर पहुंचती हैं तो इन सब चीजों को वहीं जमा कर देती हैं, मतलब डिपॉजिट कर देती हैं। और बस इसी से बन जाते हैं हमारे उपजाऊ मैदान। एक मिनट, तुमने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, गाद, और यहाँ स्लाइड पर तलछट लिखा है। ये सेडिमेंट या तलछट होता क्या है एग्जैक्टली? हाँ, अच्छा सवाल है। देखो, तलछट या जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट कहते हैं, वो वही रेत, चट्टानों के छोटे छोटे कण और गाद है जो नदियां अपने साथ बहा कर लाती हैं। और बताए, यही वो जादुई चीज है, वो पौष्टिक तत्व हैं जो जमीन को खेती के लिए इतना फर्टाइल, मतलब उपजाऊ बना देते हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण देखना है तो ये सैटेलाइट तस्वीर देखो। अरे वाह, ये तो पूरा हरा भरा दिख रहा है। हाँ, ये है उत्तर भारत का विशाल गंगा का मैदान। और ये जो इतनी हरियाली दिख रही है ना, ये उसी उपजाऊ मिट्टी का कमाल है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। सोचो कितना बड़ा और कितना फर्टाइल इलाका है ये। तो अब ये तो समझ आ गया कि मैदान क्या हैं और कैसे बनते हैं, पर इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? बिल्कुल, अब यही देखते हैं कि ये जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ पर सीधा असर कैसे डालते हैं। चलो एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताती हूं। क्या अंदाजा लगा सकते हो कि सिर्फ गंगा के मैदानों में कितने लोग रहते होंगे? शायद 10-15 करोड़? नहीं, लगभग 40 करोड़ लोग। सोचो, 40 करोड़। ये भारत की कुल आबादी का एक चौथाई से भी ज्यादा है। मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी का अंदाजा लगाओ यहां। तो ये तो ऑब्वियस है कि जहां इतनी उपजाऊ जमीन और नदियां होंगी, वहां लोगों का मेन काम तो खेती बाड़ी और मछली पकड़ना ही होगा। एग्जैक्टली चावल, गेहूं, मक्का जैसी खाने वाली फसलें हो या कपास और जूट जैसी फाइबर क्रॉप्स, सब यहाँ खूब उगता है। और समीर, यही वजह है कि दुनिया की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस थी ना, वो भी नदियों के किनारे इन्हीं मैदानों में फली फूली। लेकिन खेती करने के तरीकों में भी वक्त के साथ बहुत बदलाव आया है। पहले के ज़माने में खेती पूरी तरह से बारिश पर निर्भर होती थी। हाँ, मतलब बारिश हुई तो फसल अच्छी, नहीं हुई तो सूखा। सही पकड़ा। पर अब देखो, अब मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स आ गई हैं। अब नहरों का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है। और तो और ज़मीन के नीचे का पानी, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, उसे भी पंप से निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता है। मतलब अब तो खेती करना बहुत आसान हो गया होगा। आसान तो हुआ है और पैदावार भी बढ़ी है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इन मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से कुछ गंभीर चुनौतियां, मतलब चैलेंजेस भी सामने आए हैं। जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल लगातार घट रहा है, बढ़ती आबादी का दबाव है और पोल्यूशन तो एक बहुत बड़ी समस्या बन ही चुका है। वाह रिया, ये तो वाकई में बहुत ज़रूरी जानकारी है। और दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर आपको एनसीईआरटी बैठक का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलिए, तो अब तक हमने नदियों के इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात की। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारत में उनके गहरे कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो देखो, भारत में जहां दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं, उस जगह को संगम स्थल कहते हैं।
और ये जगहें बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती हैं। बिल्कुल, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। वहां कुंभ जैसा बड़ा मेला लगता है और कितने सारे त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि मैदानों में ढलान बहुत कम होती है तो नदियां बहुत धीरे धीरे बहती हैं। इससे क्या होता है, इससे उनमें नाव चलाना आसान हो जाता होगा। एग्जैक्टली, इसीलिए नदियां ट्रांसपोर्ट का एक बहुत जरूरी जरिया बन जाती हैं। आज भी अगर आप गंगा किनारे कई जगहों पर जाएं तो देखेंगे कि लोग आने जाने और सामान ढोने के लिए नावों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हरे भरे उपजाऊ मैदानों की बात। हाँ, अब अपनी इस जर्नी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में, रेगिस्तान। अच्छा समीर, जब मैं रेगिस्तान या डेजर्ट कहती हूं तो दिमाग में क्या आता है? धूप, गरम रेत, ऊंट, यही सब, राइट? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन सच ये है कि सारे रेगिस्तान गर्म नहीं होते। कुछ ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं। जैसे अफ्रीका का सहारा एक हॉट डेजर्ट है, तो वहीं एशिया का गोबी एक कोल्ड डेजर्ट है। क्या आप बात कर रही हो? और यहां तो अंटार्कटिका भी लिखा है। अंटार्कटिका एक रेगिस्तान है, वहां तो बस बर्फ ही बर्फ है। हाँ, ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। देखो, रेगिस्तान की डेफिनेशन गर्म होने से नहीं बल्कि बारिश कम होने से होती है, क्योंकि अंटार्कटिका में प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश या बर्फबारी बहुत कम होती है, इसलिए उसे भी एक कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। मानना पड़ेगा, रेगिस्तान में जिंदगी तो बहुत मुश्किल होती होगी। बेशक होती है, लेकिन कमाल की बात यह है कि वहां रहने वाले लोगों ने, वहां के पेड़ पौधों और जानवरों ने, सबने खुद को उन मुश्किल हालातों के हिसाब से ढाल लिया है, अडैप्ट कर लिया है। और वहां की संस्कृति तो इतनी रिच और वाइब्रेंट है, जैसे थार रेगिस्तान के लोकगीत और कहानियां दुनिया भर में मशहूर हैं। चलिए, तो अब हमने मैदानों और रेगिस्तानों दोनों की बात कर ली। अब इस पूरी चर्चा को एक साथ लाते हैं और इंसान और उसके एनवायरनमेंट के बीच के इस गहरे रिश्ते को समझते हैं। ये रिश्ता है कैसा? मतलब क्या कह सकते हैं हम इस रिश्ते को? इस रिश्ते को समझने के लिए एक शब्द है लचीलापन या रेजिलियंस। इसका मतलब है मुश्किलों का सामना करने और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेने की काबिलियत। और इंसानों ने हर तरह के लैंडफॉर्म पर रहकर यह साबित कर दिखाया है। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण मिलता है प्राचीन तमिल संगम कविता में। वहां एक कॉन्सेप्ट है तिणय का। तिणय ये क्या है? इसमें 5 अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स की बात की गई है: पहाड़, जंगल, मैदान, समुद्री तट और सूखे प्रदेश। और साथ में यह भी बताया गया है कि इन अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों का जीवन और काम धंधा कैसा होता था। यह दिखाता है कि हमारी संस्कृति और हमारी जमीन एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं आज की पूरी डिस्कशन को समराइज करूं तो 3 मेन बातें निकल कर आती हैं। पहली कि हर लैंडफॉर्म, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो या मैदान, उसकी अपनी अलग खासियत होती है। दूसरी, हमारे कामकाज और हमारी संस्कृति हमारी जमीन से बहुत गहरे से जुड़ी हुई है। और तीसरी कि हर लैंडफॉर्म अपने साथ कुछ मौके और कुछ चुनौतियां दोनों लेकर आता है। बिल्कुल सही समरी है समीर। और इसी सोच के साथ हम अपने सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जिस इलाके में आप रहते हैं, वहां के लैंडफॉर्म ने आपके खाने पीने, आपकी संस्कृति और आपके जीने के तरीके पर क्या असर डाला है? इस बारे में सोचिएगा जरूर और अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताइएगा। NCERT बैठक से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।